सोचिए कि मतलब कोई इंसान 3 दिन से भूखा है, पेट में ऐंठन हो रही है और शरीर का हर एक हिस्सा बस भोजन मांग रहा है। बिल्कुल, बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। हाँ, और तभी तभी उसके सामने खाने की छोटी सी प्लेट आती है। तो हमारा जो सामान्य जीव विज्ञान है, जो इंसान का बुनियादी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि बिना सोचे तुरंत उस खाने को खा लो। सही कहा, वो कहेगा तुरंत खा लो। लेकिन लेकिन वो इंसान उस प्लेट को खुद से दूर सरका देता है। वो मुस्कुराता है और सामने बैठे एक छोटे से बच्चे से कहता है कि बेटा तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। हाँ, और अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये इंसान के बुनियादी स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ लगता है। बिल्कुल खिलाफ है। मतलब कोई अपनी जान खतरे में डालकर ऐसा क्यों करेगा? लेकिन एक माँ का मनोविज्ञान इस चीज को न केवल संभव बनाता है, बल्कि इसे एक रोजमर्रा की आदत में बदल देता है। हाँ, और इस मनोवैज्ञानिक घटना के पीछे का जो विज्ञान है ना, वो और भी हैरान करने वाला है। मैं भी यही सोच रही थी। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम इसी अकल्पनीय मानवीय क्षमता की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत अंश हैं, जैसे अ मदर्स सैक्रिफाइस, अ टेल ऑफ रेजिलियंस एंड पॉवर्टी, और माँ और बेटे की गरीबी, माँ की मजबूरी, ये बेहद झकझोर देने वाले हैं। हाँ, ये बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट हैं। तो आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हम इन स्रोतों के जरिए उस जीवटता, उस मानसिक दृढ़ता और एक माँ के असीम बलिदान को डिकोड करेंगे। और विशेष रूप से जो युवा विद्यार्थी इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक भावुक कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समझने का एक मौका है कि उनके अपने जीवन, उनकी शिक्षा और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व के पीछे कितने मूक संघर्ष काम कर रहे हैं। मतलब स्रोत सामग्री को अगर हम गहराई से देखें तो स्पष्ट होता है कि इन कहानियों का शीर्षक भले ही गरीबी और मजबूरी के इर्द गिर्द घूमता है, हाँ, लेकिन इनका मूल स्वर हार मान लेने का नहीं है। ये मानव भावना की अदम्य शक्ति, उस ह्यूमन स्पिरिट का एक प्रामाणिक दस्तावेज है जो टूटने से इनकार कर देती है। तो चलिए उस कठोर पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं जहाँ ये पूरी कहानी जन्म लेती है। मतलब अत्यंत निर्धनता। बिल्कुल, जो सेटिंग है कहानी की। स्रोत में ऐसे कई दृश्य हैं जो सीधे दिल पर प्रहार करते हैं। जैसे जैसे वो दृश्य जहां माँ रात के अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी में बच्चे की फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म को सिल रही है। ताकि अगले दिन उसका बेटा स्कूल में हीन भावना महसूस ना करे। हाँ, या फिर वो पल जब घर में केवल एक मुट्ठी चावल बचता है और माँ उसे उबालकर जो सारा पानी और चावल है वो बच्चे की थाली में डाल देती है और खुद सिर्फ पानी पीकर सो जाती है। ये बहुत ही मार्मिक चित्रण है। तो यहाँ मेरा एक सवाल है। मैं इस गरीबी की तुलना विद्यार्थियों के लिए एक रूपक से करना चाहूंगी। जैसे एक विद्यार्थी का बहुत ही भारी स्कूल बैग हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। और उसे वो भारी बैग उठाकर रोज एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना हो। ये न केवल गति को धीमा करता है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी थका देता है। एकदम सही एनालॉजी है। तो मेरा सवाल ये है कि स्रोत में जिस मजबूरी की बात की गई है, क्या वो केवल पैसों की कमी है, या ये उस मानसिक बेबसी को भी दर्शाती है जब एक माँ अपने बच्चे को बुनियादी चीजें नहीं दे पाती? अच्छा, इस पर मनोविज्ञान का नजरिया बहुत दिलचस्प है। इसे अभाव की मानसिकता या स्कैरसिटी माइंडसेट कहा जाता है। स्कैरसिटी माइंडसेट। हाँ, जब मस्तिष्क को लगातार ये चिंता सताती है कि अगला भोजन कहाँ से आएगा या कल छत का किराया कैसे चुकाया जाएगा, हम्म। तो ये मस्तिष्क की कॉग्निटिव बैंडविड्थ यानी सोचने समझने की क्षमता का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोख लेता है। मतलब दिमाग हर वक्त उसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई कंप्यूटर है और उसमें एक ही समय में बैकग्राउंड में कई भारी प्रोग्राम चल रहे हों। ओहो, तब तो कंप्यूटर हैंग होने लगता है, उसकी गति धीमी हो जाती है। बस स्रोत में जिस मजबूरी का सजीव चित्रण किया गया है ना, वो असल में इसी संज्ञानात्मक कर या कॉग्निटिव टैक्स का वर्णन है। मतलब ये सिर्फ बैंक अकाउंट के खाली होने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो निरंतर मानसिक बेबसी है जहां एक माँ को हर एक पल ये तय करना पड़ता है कि वो अपने बच्चे को आज भूखा सुलाए या उसकी स्कूल की फीस के लिए पैसे बचाए। ये तो विकल्पों के पूरी तरह से छिन जाने की स्थिति है। हाँ, और यही वो शुरुआती बिंदु है जो आगे चलकर कहानी में माँ के संघर्ष को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। विकल्पों का न होना सच में एक बहुत ही भयानक स्थिति है। मतलब इंसान पूरी तरह से लाचार महसूस करता है। बिल्कुल। लेकिन यहीं से इस कहानी का एक और पहलू उभर कर आता है, जो इस पूरे परिदृश्य को पूरी तरीके से बदल देता है। आप उस भावनात्मक बंधन की बात कर रही हैं। हाँ, वो माँ और बेटे का अटूट और भावनात्मक बंधन।
अगर हम बाहर की दुनिया को देखें तो वो गरीबी, अभाव और संघर्ष से भरी एक शोरगुल वाली अराजक फैक्ट्री की तरह है। बहुत शोर है वहाँ। लेकिन माँ और बेटे का ये जो रिश्ता है वो उस फैक्ट्री में पहने जाने वाले नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स की तरह काम करता है। अरे वाह, ये रूपक बहुत सटीक है ना? गरीबी का वो बहरा कर देने वाला शोर बाहर मौजूद तो है, मशीनें चल रही हैं, लेकिन उस हेडफोन की वजह से बच्चे के कानों तक, उसके दिमाग तक वो शोर उस स्तर पर नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल, वो उसे मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ नहीं पाता। हाँ, उस छोटे से सुरक्षित घेरे में एक अलग ही फ्रीक्वेंसी बज रही होती है, प्रेम और सुरक्षा की फ्रीक्वेंसी। तो क्या विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि ये भावनात्मक बंधन वास्तव में एक अदृश्य कवच का काम कर सकता है? बिल्कुल करता है। तंत्रिका विज्ञान यानी न्यूरोबायोलॉजी भी ठीक इसी प्रक्रिया का समर्थन करती है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? जब कोई बच्चा लगातार गरीबी और अभाव के तनाव में रहता है ना, तो उसका शरीर कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन पैदा करता है। कॉर्टिसोल। हाँ, और अगर ये हार्मोन लंबे समय तक उच्च स्तर पर रहे, तो ये बच्चे के मस्तिष्क के विकास को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। ओहो, मतलब गरीबी का सीधा बायोलॉजिकल असर होता है दिमाग पर। बिल्कुल। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्रोत में हम जो माँ का प्यार और उनका अटूट बंधन देखते हैं, वो एक बफर इफेक्ट पैदा करता है। बफर इफेक्ट मतलब वो तनाव को रोक देता है। हाँ, माँ का स्पर्श, उसकी सांत्वना और उसका बिना शर्त प्यार बच्चे के मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। सही कहा। और ये ऑक्सीटोसिन उस कॉर्टिसोल यानी तनाव के असर को काट देता है। इसीलिए कहानी में अत्यंत निर्धनता के बावजूद बच्चा अवसादग्रस्त या क्रूर नहीं होता। वाह, मतलब वो भावनात्मक समर्थन ही वो अदृश्य कवच है जो बच्चे के आत्मसम्मान को दुनिया की क्रूरता से बचाता है। बिल्कुल। विद्यार्थियों के लिए यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि परिवार का ये इमोशनल सपोर्ट किसी भी भौतिक सुख से कहीं बड़ा होता है। ये बहुत ही शक्तिशाली तंत्र है, शरीर का अपना एक रक्षा कवच जो केवल प्यार से सक्रिय होता है। एकदम सही। लेकिन अब मैं उस शब्द पर आना चाहूंगी जिसका जिक्र इन स्रोतों में बार बार हुआ है, मतलब रेजिलियंस। लचीलापन या जीवटता। हाँ, जिसे हम मानसिक दृढ़ता भी कहते हैं। अक्सर जब लोग इस जीवटता की बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई बहुत ही निष्क्रिय चीज है, पैसिव है, ऐसा लगता है। हाँ, जैसे मुसीबतें आ रही हैं और इंसान बस चुपचाप उन्हें सहता जा रहा है, मार खाता जा रहा है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। तो स्रोत में जो माँ का महान बलिदान है, जहाँ वो अपनी भूख मार रही है, अपनी नींद त्याग रही है, मेरा मतलब है क्या ये सिर्फ दर्द सहना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसे एक रूपक से समझाना चाहूंगी। ये ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति छिलछिलाती धूप में एक ऐसा पेड़ लगा रहा हो और उसे सींच रहा हो जिसकी छांव में वो खुद कभी नहीं बैठ पाएगा, केवल इसलिए ताकि आने वाले कल में उसके बच्चे को कड़ी धूप न सहनी पड़े। तो क्या ये भविष्य को बदलने के लिए एक सक्रिय लड़ाई है? हाँ, बिल्कुल। ये निष्क्रिय सहनशीलता तो बिल्कुल नहीं है। यदि हम इसे केवल दर्द सहने के रूप में देखते हैं, तो हम माँ के संघर्ष का बहुत सतही आकलन कर रहे हैं। मतलब हम उसकी गहराई नहीं समझ रहे हैं। सही कहा। यहाँ जो रेजिलियंस दिखाया गया है, वो एक्टिव वॉरफेयर यानी सक्रिय युद्ध के समान है। एक्टिव वॉरफेयर। हाँ, जब माँ रात में भूखी सोती है, तो वह किसी लाचारी में ऐसा नहीं कर रही है। वो अपनी आज की कैलोरी, अपनी आज की ऊर्जा की कमी को बच्चे की कल की शिक्षा में इन्वेस्ट कर रही है। ओहो, आज की कैलोरी को कल की शिक्षा में इन्वेस्ट करना, ये विचार भीतर तक हिला देने वाला है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जहां मातृत्व की वृत्ति भूख के बुनियादी जैविक नियम को हरा देती है। मतलब बायोलॉजी पीछे छूट जाती है और माँ का संकल्प आगे आ जाता है। क्योंकि वो भविष्य के उस समय को देख पा रही है जो अभी तक आया नहीं है। युवा विद्यार्थियों को ये समझना बहुत आवश्यक है कि उनकी शिक्षा, उनकी किताबें, उनके स्कूल की यूनिफॉर्म, ये सब केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं। तो वो क्या है? ये उनके माता पिता के उस मूक विद्रोह का परिणाम है जो उन्होंने अपनी परिस्थितियों के खिलाफ किया है। ये जीवकता हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी शर्तों पर अपने बच्चे का भविष्य तय करना है। अपनी शर्तों पर भविष्य तय करना, ये बहुत पावरफुल है। लेकिन माता पिता अक्सर अपने इन संघर्षों का कोई विज्ञापन तो नहीं करते। बिल्कुल नहीं, वो छुपा कर रखते हैं। हाँ, वे अपने बच्चों को कभी ये एहसास नहीं होने देते कि उन्होंने उनकी फीस भरने के लिए अपनी कौन-कौन सी बुनियादी जरूरतें छोड़ दी हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है और मैं थोड़ा सा यहाँ मतलब एक वैचारिक
विरोध या पुशबैक दर्ज करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जब युवा विद्यार्थी ऐसी इमोशनल स्टोरीज सुनते हैं और वे इस बात की गहराई को समझते हैं कि उनके माता-पिता ने उनके लिए इस स्तर का कष्ट उठाया है, तो अक्सर मन भारी हो जाता है। एक बहुत भारी अपराध बोध या गिल्ट पैदा हो सकता है। हाँ, ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कोई विद्यार्थी सोच सकता है कि मेरी वजह से मेरे माता-पिता इतनी तकलीफ में हैं, तो हम इस भावनात्मक भारीपन को कैसे संभालें? ये बहुत जरूरी सवाल है। इस गिल्ट को उस ऊर्जा में कैसे बदला जाए जो वास्तव में एक विद्यार्थी को प्रेरित करे, ना कि उसे उदास करके कुचल दे? इस बिंदु को स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा इस पूरी चर्चा का उद्देश्य ही भटक जाएगा। बिल्कुल। देखिए, अपराधबोध और कृतज्ञता यानी गिल्ट और ग्रैटिट्यूड के बीच एक बहुत ही बारीक लेकिन गहरा अंतर होता है। वो अंतर क्या है? अपराधबोध इंसान को पीछे खींचता है। ये एक ऐसा बोझ है जो विद्यार्थी को ये महसूस कराता है कि वह एक कर्जदार है जिसे ये कर्ज चुकाना ही होगा। एक दबाव सा महसूस होता है। हाँ, इसके विपरीत कृतज्ञता इंसान को आगे की ओर धकेलती है। स्रोत सामग्री को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वो माँ कहीं भी अपने बच्चे से यूं उम्मीद नहीं कर रही है कि वो भविष्य में उसे इसके बदले कुछ लौटाएगा। हाँ, मतलब कोई शर्त नहीं है वहां। बिल्कुल। यह बलिदान कोई लेन देन या व्यापार नहीं है, ये शुद्ध निवेश है, प्यार का निवेश। तो इसे देखने का नजरिया बदलना होगा। सही कहा। इसलिए जब विद्यार्थियों को इस बलिदान का एहसास होता है तो उन्हें इसे एक गिल्ट की तरह नहीं बल्कि एक असीमित ऊर्जा के स्रोत की तरह देखना चाहिए। मतलब एक मोटिवेशन की तरह। हाँ, जब वे पढ़ाई करते समय थक जाएं या परीक्षा का दबाव उन्हें तोड़ने लगे, तब उन्हें याद करना चाहिए कि उनके पीछे एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसने उनके यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी नींद, अपनी भूख और अपनी इच्छाओं की आहुति दी है। यानी वो त्याग एक जंजीर नहीं है जो विद्यार्थी को जमीन से बांधे रखे, बल्कि वो उस रॉकेट का ईंधन है जो उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसे समेटा। बिल्कुल यही बात है। ये कहानी मुख्य रूप से एक मोटिवेशनल स्टोरी है। इसका उद्देश्य पाठकों को दुखी करना नहीं है, बल्कि मानवीय भावना की विजय को दिखाना है। बिल्कुल। ये समझना कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, मानव मस्तिष्क और हृदय में ये क्षमता है कि वो उन परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ सकें। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे ये कहानी अत्यंत निर्धनता की उस क्रूर वास्तविकता से शुरू होती है, जहां कॉग्निटिव टैक्स इंसान की सोचने की क्षमता को सीमित कर देता है। फिर हमने देखा कि कैसे माँ और बेटे का वो भावनात्मक बंधन उन नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स की तरह काम करता है, जो बच्चे को उस गरीबी के मनोवैज्ञानिक आघात से सुरक्षित रखता है। हाँ, बफर इफेक्ट के जरिए। बिल्कुल। और अंततः हमने उस सक्रिय जीवटता, उस एक्टिव रेजिलियंस को समझा, जहां एक माँ अपने वर्तमान के हर एक सुख को अपने बच्चे के भविष्य की नींव में ईंट की तरह चुन देती है। इस चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त करना कोई जादुई घटना नहीं है। हाँ, ये हर दिन लिए जाने वाले उन छोटे छोटे लेकिन बेहद कठिन निर्णयों का परिणाम है जो एक माँ अपने बच्चे के लिए लेती है। सही कहा। ये कहानी हमें केवल सहानुभूति महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वयं के संघर्षों को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर करती है। और यही वो दृष्टिकोण है जो आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का अंतिम पड़ाव है। हम इस चर्चा को उसी सवाल के साथ विराम देना चाहेंगे जहां से हमने इस जीवटता को मापना शुरू किया था। बिल्कुल। जो विद्यार्थी इस चर्चा को सुन रहे हैं, जब भी आपके सामने जब भी किसी विद्यार्थी के सामने पढ़ाई का कोई बहुत बड़ा पहाड़ आए, जब कोई परीक्षा या जीवन की कोई चुनौती ये सोचने पर मजबूर कर दे कि अब मुझसे और नहीं होगा, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचना चाहिए। हाँ, रुककर सोचना चाहिए। क्या उस चुनौती का आकार, क्या उस समस्या की कठिनाई उस खामोश और अदृश्य बलिदान से बड़ी है जो परिवार ने उनके भविष्य के लिए किया है? बिल्कुल नहीं। यदि उस मूक संघर्ष, उस अदम्य जीवटता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया जाए, तो क्या दुनिया की ऐसी कोई भी बाधा है जो किसी विद्यार्थी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके? इस विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। विचार कीजिएगा।